हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी फाइनल के बॉटनी के लेक्चर में जो टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था वो था हाई एनर्जी कंपाउंड। हाई एनर्जी कंपाउंड में इसका इंट्रोडक्शन हमने देखा और ये बताया कि बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत सारे हाई एनर्जी कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे जीटीपी है, सीटीपी है, यूटीपी है, परंतु जो एटीपी की प्रेजेंस है वो यूनिवर्सल है। और एटीपी की सिंथेसिस, इसकी इम्पोर्टेंस, उसके स्ट्रक्चर, उसके कंपोजिशन की बात हमने की कि इसका कंपोजिशन क्या होता है। ये एडिनोसिन राइबोस शुगर से मिलकर बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप इसमें होते हैं। का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा बनता है ये बताया था और इसके सिंथेसिस के बारे में बात की। सिंथेसिस के बारे में बताया कि सिंथेसिस की बात की तो ये बताया कि जो एटीपी की सिंथेसिस है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मिलने से होती है। और एटीपी की सिंथेसिस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। और ये फॉस्फोराइलेशन दो प्रकार का हो सकता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन हो सकता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो सकता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन प्लांट्स में ही होता है, फोटोसिंथेसिस के समय एटीपी का निर्माण होता है। और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो सभी जीवों में एक्चुअल में जो एटीपी बनने का जो मेन जो सिंथेसिस, एटीपी की सिंथेसिस का जो मेन व्यू है, जो मेथड है, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ही है। और फिर ये बताया कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के 3 मेथड्स दिए जा चुके थे, केमिकल हाइपोथेसिस, कन्फर्मेशन हाइपोथेसिस, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो केमिकल हाइपोथेसिस के बारे में बताया और ये बताया इसका क्रिटिसिज्म था कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी गई थी कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के अभाव के कारण। कन्फर्मेशनल एविडेंसेस बताया। अब जो इसकी थर्ड हाइपोथेसिस है वो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस को डिटेल में हम पढ़ेंगे आज। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, यह हाइपोथेसिस मिटचेल 1961 से 1968 द्वारा प्रपोज की गई तथा एटीपी सिंथेसिस की को जो एक्सप्लेन करने के लिए अब तक प्रपोज हाइपोथेसिस थी उनमें से मोस्ट कन्वीनियंस तथा सर्वमान्य होने के कारण इससे कारण मिटचेल को, जिन्होंने हाइपोथेसिस दी थी, उनको 1978 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इस हाइपोथेसिस के अनुसार एटीपी की सिंथेसिस एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें एटीपी सिंथेसिस एंजाइम की प्रेजेंस हो, उसमें इसकी मतलब ये सिंथेसिस हो सकती है एटीपी की। यह एंजाइम सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन तथा थाइलेकॉइड में प्रेजेंट होता है, यानी कि क्योंकि ऑक्सीडेटिव में भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भी और फोटो में भी, तो जो फोटो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, उन दोनों में ही, जैसे फोटो फॉस्फोराइलेशन तो उसमें पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, और ऑक्सीडेटिव पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए जो सिस्टम है ये कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में और थाइलेकॉइड मतलब क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड में प्रेजेंट होता है। अतः इस मेम्ब्रेन को कपलिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मेम्ब्रेन को कपलिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इस सिस्टम का मेन एंजाइम एटीपी सिंथेटेज होता है, जिसे प्योर फॉर्म में आइसोलेट किया जा चुका है। यह निम्नलिखित 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। नंबर 1 था F1 एटीपी सिंथेटेज और नंबर 2 F0 ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव कन्फरिंग फैक्टर। मिटचेल के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया तथा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में ईटीसी इस प्रकार अरेंज रहता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के समय नेगेटिव आयंस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की एम साइट तथा पॉजिटिव आयंस साइटोप्लाज्म सी साइट की ओर माइग्रेट करने लगते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स एम साइट की ओर, प्रोटॉन सी साइट की ओर इकट्ठा होने लगते हैं। इस प्रकार एम साइट का पीएच हाई
तथा सी साइड का पीएच लो हो जाता है, जिसके कारण एक पीएच ग्रेडियंट स्थापित हो जाता है। तो ये जो मिटचल के अनुसार जो उन्होंने इनका जो व्यू था वो ये था कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा थाइलाकोइड में जो ईटीएस का अरेंजमेंट होता है वो इस प्रकार होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र के समय जो नेगेटिव आयंस हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की तरफ इकट्ठे हो गए, मूव किया, इकट्ठे हो गए। पॉजिटिव आयंस साइटोप्लाज्म को माइग्रेट करने और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स एम साइड और प्रोटॉन सी साइड की तरफ इकट्ठा होने लगते हैं और एक पीएच ग्रेडियंट स्थापित हो जाता है। पीएच में वेरिएशन होता है और पीएच ग्रेडियंट स्थापित हो जाता है। इस तरीके से हम डायग्राम में देखें, जैसे ये तो है सी साइड यानी कि साइटोप्लाज्म साइड है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की साइड है, एम साइड है, सी साइड है। तो इलेक्ट्रॉन्स का इस प्रकार आदान प्रदान होता है, प्रोटॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स। सी साइड पर पॉजिटिव आयंस इकट्ठे हो रहे हैं और एम साइड पर निगेटिव आयंस। इसका पीएच हाई हो रहा है, इसका पीएच लो हो रहा है। इस प्रकार पीएच ग्रेडियंट के कारण एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल तथा इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डेवलप होता है, जिससे आयंस का मूवमेंट पीएच ग्रेडियंट की साइड में होता है। इस थ्योरी के अनुसार आयंस के ग्रेडियंट का अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट एनर्जी का कंजप्शन होता है और ग्रेडियंट की दिशा में एनर्जी का लिबरेशन होता है। और एक्चुअल में यही कॉन्सेप्ट जो है इस हाइपोथेसिस का मुख्य आधार है। मुख्य आधार इसका क्या है कि अगर जो आयंस का जो मूवमेंट है, इस थ्योरी के अनुसार आयंस का ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा वो एनर्जी का लॉस करेगा, उनका कंजप्शन करेगा। और ग्रेडियंट की दिशा में जो एनर्जी का होगा मूवमेंट, एनर्जी ग्रेडियंट की दिशा में होगा तो वो क्या करेगा, उसका एनर्जी का लिबरेशन करेगा। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये हाइपोथेसिस चलती है। इसी हाइपोथेसिस ये कॉन्सेप्ट इस हाइपोथेसिस का मेन आधार है। इसको हम इस प्रकार डायग्रामेटिकली दिखाएंगे। सी साइड पर ये जो प्रोटॉन्स हैं, एम साइड पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर ये ऑक्सीसोम प्रेजेंट है, ये ऑक्सीसोम का हेड है और इस तरीके से ये जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं तो एडीपी और आईपी मिलकर एटीपी सिंथेटेज की प्रेजेंस में मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम में एटीपी का निर्माण करता है। तो ये दिखाया गया है, प्रोटॉन से दिखाया है। प्रोटॉन्स माइग्रेट टूवर्ड्स द हेड ऑफ ऑक्सीसोम, ये एटीपी का एडीपी और एटीपी का निर्माण हो गया। ये जो है पूरा से पूरा यही तो ये पूरी किस प्रकार एटीपी की सिंथेसिस है उसको डायग्रामेटिकली शो किया गया है। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल के कारण लगातार एच आयन का सी साइड की तरफ तथा इलेक्ट्रॉन्स का एम साइड की तरफ जाने का जो उनका मूवमेंट है, उसके कारण जो डेवलप्ड इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल है उसके कारण प्रोटॉन्स पंप ऑपरेट करने लगता है और प्रोटॉन तेजी से माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में स्थित ऑक्सीसोम में माइग्रेट कर लेते हैं। ऑक्सीसोम जिसके हेड में ईटीएस पूरा ईटीएस का अरेंजमेंट होता है, माइग्रेट करने लगते हैं। इसी समय एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्ट कर ईटीएस के माध्यम से एडीपी का
निर्माण कर लेता है, एटीपी की सिंथेसिस कर लेता है। और यही क्या है, यही है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इस प्रकार हमने आज ये जो आपका सिलेबस के अनुसार जो एटीपी हाई एनर्जी कंपाउंड थे या ये जो पूरा जो पोर्शन आपका आता है वो बायो एनर्जेटिक्स में आता है। बायो एनर्जेटिक्स में इसके एक तो हाई एनर्जी कंपाउंड आ रहे हैं, इसके अलावा फ्री गिब्स एनर्जी आ रही है। जो फ्री गिब्स एनर्जी है वो आपको आपके पिछले क्लास सेकेंड ईयर से तैयार करनी है। उसको पिछले पेपर में फ्री गिब्स एनर्जी कराई गई थी, केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री के पेपर में कराया गया था। और एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, लॉ हैं थर्मोडायनेमिक्स के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड ऊष्मा के जो नियम, ऊष्मागतिकी के जो नियम होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो आपको अपने केमिस्ट्री वाले पोर्शन से प्रिपेयर करने हैं। और इस प्रकार जो बॉटनी के जो सिलेबस का जो पोर्शन है वो यूनिट, इसका जो यूनिट थर्ड है वो कंप्लीट होता है, थर्ड तक कंप्लीट होता है। इस पेपर का जो थर्ड यूनिट तक कंप्लीट होता है। और जो नेक्स्ट जो यूनिट आपकी स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी बायोटेक्नोलॉजी। तो उसके बाद हम इस अगले लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूरे यूनिट है वो में। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, जो बायोटेक्नोलॉजी होता है वो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का एक तरह से फ्यूज़न है। बहुत सारी टेक्निक्स, मतलब बायोलॉजी में यूज की जाने वाली जो टेक्निक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे विस्तार से, कि इसमें आरडीटी आता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आता है, टिश्यू कल्चर आता है, सेल कल्चर आता है, हैप्लॉइड प्रोडक्शन आता है, और बायोटेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, मेडिसिन्स में, और ये सब उपयोग, उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे।